हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू द चैनल क्लासेस फॉर ऑल। तो आज जो हम एक क्लास लेके आए हैं वो है टेंसेस के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज के टेंसेस के बारे में। तो टेंसेस हर भाषा को सीखने के लिए या लिखने बोलने के लिए आपको बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब हम अपनी नेटिव या रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं तो हमें वो बचपन से ही उस माहौल में हम ढल जाते हैं कि जिससे हमें पता लग जाता है कि हम किस काल में उस बात को बोलें। लेकिन जब बात आती है इंग्लिश में काल को लेकर बोलने की, तो बच्चे कहते हैं कि हमें ये चीज़ ध्यान में रखकर बोलने में काफ़ी परेशानी होती है कि हम किस टेंस में बात करें। उन्हें हालांकि ब्रोकन इंग्लिश आती है, यानी उन्हें वर्ड्स पता है इंग्लिश में कि मुझे क्या बोलना है, बट जो वहाँ पे काल जो डिफ़ाइन करेंगे, काल कौन डिफ़ाइन करता है, वो वर्ब डिफ़ाइन करती है। यानी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ही आपको बताएगी वो बात आपने किस समय में बोली है, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब बात यह आती है कि काल को समझने और ध्यान में रखने का फिर क्या तरीका हो सकता है। तो तरीका तो यही होगा कि हम जितनी चीज़ को प्रैक्टिस में लेके आएंगे वो अपने आप दिमाग में स्ट्राइक करेगी कि हमें अब किस काल में वो बात बोलनी है। फिर हमें ध्यान नहीं रखना पड़ता, वो एक आदत बन जाती है। तो उस आदत को लाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें करने की पड़ेगी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए हमें पहले वो चीज़ सीखनी पड़ेगी कि वो होती क्या है। तो आज वही सिखाने के लिए हम आए हैं। तो टेंसेस क्या होते हैं सबको पता है, हिंदी में भी आप पढ़ते हैं कि काल 3 तरह के होते हैं, कि जो वर्तमान होगा, भूतकाल होगा और भविष्यकाल होगा। इंग्लिश में हम उसे क्या बोलेंगे? इंग्लिश में आप बोलोगे उसे, जो टेंसेस होंगे वो आपके क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, पास्ट या फिर फ्यूचर। ठीक है, मेनली आपके 3 तरह के ही टेंस होते हैं। लेकिन जब आगे हम इसकी कैटेगरी करेंगे तो वो 4 सब पार्ट्स में और डिवाइड होगी, जो कि वो तीनों में ही होंगे। जैसे हम बात करते हैं प्रेजेंट, यानी आपका इंडेफिनेट, इसके अंदर आपका उसके बाद आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस, देन प्रेजेंट परफेक्ट और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारे 4 3 12 यानी 4 3 12 तरह के हमारे टेंसेस के टाइप्स हो जाते हैं। अब 12 तरह के टेंसेस के टाइप हो जाते हैं तो इसलिए पजलिंग लगता है बच्चों को कि हम कहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई करें। तो आज हम एक एक करके शुरू करेंगे। यानी हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस में भी अभी हम सारे इकट्ठे नहीं करेंगे, क्योंकि एक चीज़ को छोटा छोटा करके अगर पढ़ा जाए और बाद में क्लब किया जाए तो वो चीज़ ध्यान रहती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्योंकि इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 4 पार्ट इसके होंगे, सेम विद पास्ट एंड सेम विद फ्यूचर। चलिए, तो हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। तो इंडेफिनेट होता क्या है? जो चीज़ डेफिनेट नहीं है, यानी हमें नहीं पता वो काम अभी भी चल रहा है या खत्म हो चुका। हाँ, होता है, ये पता है। तो ये होता है, यही पहचान होती है इस किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनेट की। और इसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट का मतलब है कि जिसका आपने पहचान सुनी है, ता है, ते है, ती है। ठीक है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट मतलब ता है, ते है और ती है। तो सिंपल सेंटेंस, हम सुबह उठते हैं, हम खाना खाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम नाचते हैं, हम गाते हैं। ठीक है, हमारा स्कूल लगता है, ट्रेन यहाँ आती है। जहाँ भी हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं वो हमारा क्या रहेगा? सिंपल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो अब इसको हम करेंगे कैसे? ज़्यादातर बच्चे जैसे गलती करते हैं कि मैं जाता हूं तो उसमें बोलेंगे आई एम गो, या फिर वह खाता है, ही इज ईट। अब ही इज ईट टोटली उसकी सेंस को खराब कर देता है, या ही ईट्स जो उसका फॉर्म होगा वो एक्चुअल में सही फॉर्म होता है। यानी सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जो बच्चे स्टार्टिंग से लेके एंड तक या इवन बड़ी क्लासेस में आके भी इस चीज को गलत ही इंटरप्रेट करते हैं कि इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आती है, ऐसा नहीं है। यानी जो आपको सबसे पहली चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि
सिंपल प्रेजेंट मतलब इज, एम और आर यहां कोई यूज नहीं है, यानी इज एम आर का इनडेफिनेट टेंस में कोई यूज नहीं होता। तो ये आपकी हो गई बात। अब हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से सेंटेंस से कि वह स्कूल जाता है। अब वह स्कूल जाता है, इंग्लिश को लिखने के लिए जो आपको सबसे जरूरी चीज चाहिए वो आपका मतलब होना चाहिए आपका सेंटेंस का अरेंजमेंट क्या होगा। तो सेंटेंस का अरेंजमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपने पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में सुना हो। तो सब्जेक्ट कौन होगा, जो काम को करता है, जिसे हम कर्ता बोलते हैं। वर्ब होता है एक्शन की उसने किया क्या है, और ऑब्जेक्ट होगा कि उसने जो किया है वो किस चीज पे किया है या फिर उसने क्या किया है, कौन सा काम हुआ है। तो अब सब्जेक्ट कौन होता है, जिसने काम किया है, यानी इसमें किसने किया है, वह को क्या बोलेंगे, ही। अब हिंदी में जब आपने लिखा वो था कि वह स्कूल जाता है, यानी आप वो जाता है वो बाद में आया है, लेकिन कहाँ जाता है वो पहले आया है, यानी वह स्कूल जाता है। लेकिन इंग्लिश में यहां थोड़ा फर्क आ जाएगा। पहले आपको एक्शन बताना होगा कि वो क्या करता है। यहां क्या करता है, वो जाता है। अब जाता है तो सिंगुलर है, तो यहां हमें एस या ई एस का यूज करना होता है। यानी जब आप यहां आ जाओगे तो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, और प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, यानी एक्शन पहले आएगा। क्या एक्शन, किसके ऊपर एक्शन हुआ है या किसने किया है वो पहले, एक्शन बाद में, और किसके ऊपर हुआ है वो उससे भी बाद में। तो ही गोज टू स्कूल, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। यहां आपको किसी भी तरह के हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब कॉन्टिन्यूअस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वहां आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स की जरूरत रहेगी। तो ही गोज टू स्कूल। अब एक हम प्लूरल का यूज कर लेते हैं कि वे मंदिर जाते हैं। अब वे है, वे मतलब दे। अब दे प्लूरल है, जाना यानी गो, लेकिन अब हम एस या ई एस भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वर्ब को प्लूरल छोड़ने के लिए ही एस या ई एस हटाना पड़ता है, यानी हमें उसका यूज करना ही नहीं है। अपने आप में वर्ब पहले से ही प्लूरल है, सिंगुलर बनाने के लिए हमें उसके साथ एस या ई एस लगाना पड़ता है। तो दे गो टू टेम्पल, ठीक है। हम बोलते हैं, इसके अलावा कोई भी सेंटेंस आप उठाते हो कि मैं खाना खाता हूं, ठीक है। सब्जेक्ट आया आई, अब क्या आएगा, आपके पास पहले एक्शन आएगा। क्या किया आपने, आपने खाया। किसको खाया, खाने को खाया, आई ईट फूड। अब बात यहां आती है कि आपने अब यहां पर आपने एस या ई एस क्यों नहीं लगाया। तो जो आई होता है वो, इसमें आप एक्सेप्शन याद रख सकते हैं। हालांकि एक वर्ब होता है, एक रूल होता है कि आपको थर्ड पर्सन और सिंगुलर होना चाहिए, तब आप क्या लगाते हो, एस या ई एस लगाते हो। तो एक रूल होता है। एक्चुअल में रूल क्या है, ये आपको बस याद रखने का तरीका है कि थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर होना चाहिए, तब ही आप क्या लगाओगे, एस या ई एस। पर्सन आपको याद करने होंगे कि पर्सन एक्चुअल में क्या होते हैं। अब फर्स्ट पर्सन में कौन होगा, मैं जो बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन हूं, जिससे मैं बात कर रहा हूं वो मेरे लिए सेकंड है, और अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए थर्ड पर्सन है। यानी आई, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, या हम इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं तो वी भी फर्स्ट पर्सन है। सामने मेरे जिससे बात कर रहे हो तो तुम हो, तो यू सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन कौन होता है, ही शी इट, या हम किसी का नाम ले रहे हैं तो वो हमारे लिए थर्ड पर्सन होगा। तो आपको पर्सन के केस पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, आई और वी। सेकंड पर्सन में क्या होगा,
सामने वाला व्यक्ति यानी तुम, और थर्ड पर्सन क्या होगा, ही, शी, इट या नेम्स, किसी का भी अगर आप नेम लेते हो। समझ आया? तो इस तरह से हमने आई के साथ एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि वो थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर, ये कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं होती। लेकिन अगर आपको ये कुछ याद नहीं रखना है कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर का कोई कंसेप्ट याद नहीं रखना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल याद रखो, एक वचन के साथ एस वर्ब के साथ लगेगा और बहुवचन के साथ यानी प्लूरल के साथ एस नहीं लगेगा। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब के साथ हम एस नहीं लगाएंगे, और आई उसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है, जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा एक कंसेप्ट है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी अफर्मेटिव होते हैं जिसमें हम किसी तरह का नकारात्मक वर्ड का यूज नहीं करते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है, स्टेटमेंट सेंटेंसेस हैं, लेकिन विदाउट नोट हैं। ओके, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका करते हैं कि अगर वो अफर्मेटिव ना होकर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है नहीं, यानी अफर्मेटिव में हमारे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। तो अब हमें नोट लगाना है, तो डायरेक्ट नोट हम लगा नहीं सकते, तो उसके साथ हमें क्या करना होगा, तो वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। हमने अभी तक क्या पढ़ा कि वह पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। अब एक्शन तो उसने पढ़ना है, तो रीड या रीड वर्ड आप यूज कर सकते हैं। अब ही है तो हमें एस वहां लगाते थे, लेकिन अब जो ध्यान रखना है कि जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो ही के साथ हमें रीड्स नहीं लिखना है। जो एस या एस लगेगा वो कहाँ लगेगा, वो डू के साथ एस लग के, यानी ईएस उसके साथ यूज हो जाता है, तो हम डज लिखते हैं। तो यानी अगर एक वचन है यानी सिंगुलर है वह, तो ही डज नॉट रीड बुक, तो ये सेंटेंस हो जाएगा कि वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ता या नहीं पढ़ता है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सेंस वही रहेगा। तो ही डज नॉट रीड बुक। हम गाना नहीं गाते, तो वी, अब हम डज लगा सकते हैं या नहीं, यहां डज नहीं लगेगा क्योंकि वी है, वी अपने आप में बहुवचन है, तो इसके साथ हम डज नहीं लगा सकते। इसके साथ हमें एक वचन यानी डू लगाना पड़ेगा। डू नॉट, वी डू नॉट सिंग। तो इस तरह से ये आपका नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। बस इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सिलरी या बी का जो फॉर्म लगेंगे वो क्या रहेगा, तो इसके अंदर हम डू या डज यूज करेंगे, नोट के साथ आएगा। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, यानी बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बीच में नोट आएगा, तो नोट के साथ क्या आएगा वो आपको ध्यान रखना है। एक वचन है तो डज नॉट, और बहुवचन है तो डू नॉट। यहां पे भी आई एक्सेप्शन रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर का कंसेप्ट लागू नहीं होता। तो ये हमारा होता है कंप्लीट नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। तो इसी तरह अब हम चलते हैं किसकी तरफ, इंटेरोगेटिव की तरफ। अब बारी आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अब इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें आप इंटेरोगेशन यानी क्वेश्चन पूछते हो किसी से। अब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको क्वेश्चन मार्क सबसे एंड में रखना ही होता, यानी आपको पहचान हो जाएगी कि वो क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी उसने क्वेश्चन पूछा है। सेंस भी आपको बता देगी कि उसने क्वेश्चन पूछा है। जैसे क्या तुम गाते हो, आपने किसी से पूछा कि क्या तुम गाते हो। अब सबसे पहला तो बेसिक स्ट्रक्चर सबको याद है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने लिख दिया, हमने अभी क्या का कुछ नहीं किया। क्या तुम गाते हो, इसको कैसे करोगे, यू सिंग। ये आपका क्या हुआ, अब ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, गाते हो। अगर मैं लिखता क्या तुम गाना गाते हो, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता गाना, लेकिन हमने सिंपल पूछा क्या तुम गाते हो, तो यू सिंग हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब के साथ यहाँ एस नहीं है, क्योंकि वर्ब यानी सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है। यू मतलब प्लूरल सेकंड पर्सन। अब इसको हमने क्या तुम गाते हो, तो जब ता है ते में आ जाता है, तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ यूज होगा, यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी, वो या तो डू होगा या वो डज होगा, जैसा हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में देखा। तो डू, क्यों आया डू, क्योंकि हम यहां डज नहीं लगा सकते। और डज क्यों नहीं लगा सकते,
क्योंकि यू हमारा बहुवचन यानी प्लूरल है। तो डू यू सिंग, तो डू यू सिंग हो जाएगा और पीछे आपका इंटेरोगेशन का साइन आ जाएगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस आप खुद ट्राई कीजिए कि क्या वह सर्दियों में नहाता है। तो क्या वह, हमें सबसे पहली चीज सब्जेक्ट नोट करनी है। सब्जेक्ट हमारा वह है यानी सिंगुलर है। तो इंटेरोगेटिव बना रहे तो स्टार्टिंग तो किससे होगी, डज से। फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा वर्ब आएगा। वर्ब एक्शन क्या है, नहाना। नहाने को क्या बोलते हो, टेक बाथ, ठीक है। डज ही टेक बाथ इन विंटर्स, इंटेरोगेशन। डज ही टेक बाथ इन विंटर्स। एक बात जिसके ऊपर सब बच्चे गलती करते हैं कि वो यहां भी डज लगा देते हैं, यहां भी टेक्स लगा देते हैं। जब आपने एक बार यहां इसे डू का डज किया है तो मेन वर्ब के साथ अब आप कोई छेड़खानी नहीं करोगे। तो डज ही टेक बाथ इन विंटर्स। तो ये हमारा होता है कि हम किस तरह से इंटेरोगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सिर्फ अभी तक टेंस जो चल रहा है वो हमारा सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है। प्रेजेंट के हम बाकी 3 फॉर्म कर चुके हैं, क्या, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। अब अगर हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को मिला दें तो वो बनता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होगा, क्वेश्चन भी पूछा लेकिन नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंस में आपने उसे पूछा है। तो क्या है, क्या तुम गलती नहीं करते। आपने किसी से पूछा कि क्या तुम गलती नहीं करते, तो सबसे पहले बेसिक क्या, बेसिक यू नहीं करते। आपने अभी नेगेटिव में क्या सीखा था, यू के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। यू डू नॉट, नहीं गलती करने को हम क्या बोलेंगे, मेक मिस्टेक। यू डू नॉट मेक मिस्टेक यानी तुम गलती नहीं करते। लेकिन अब हमने यहां पूछा है कि क्या तुम गलती नहीं करते, तो जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब है वो अब यहां ना रह के कहां जाएगा, स्टार्टिंग में। यानी इंटेरोगेटिव बनाते ही हम कैसे हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो शुरू में आ जाएगा, मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगी। तो वो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। और नोट जो होगा वो आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं और सब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने का तरीका बदल जाएगा। अब डू यू नॉट मेक मिस्टेक, तो इसको अब एक तो तरीका यही है, आपने लिखा डू यू नॉट मेक मिस्टेक। दूसरा तरीका हो सकता है जब आप डू और नॉट को कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं तो वो बन जाता है डोंट। और ज़्यादातर जितने भी अच्छे इंग्लिश स्पीकर हैं वो आपने सुना होगा, वो ऐसे ही बोलते हैं कि डोंट यू मेक मिस्टेक। तो इसमें क्या आएगा, डोंट यू, हमारा जो पीछे क्या रह गया पार्ट, मेक मिस्टेक। समझ आया, बहुत आसान लगेगा। और एक एक करके ही अगर आप प्रैक्टिस करते हो कि आपने आज अभी सिर्फ सिंपल प्रेजेंट पढ़ा, फिर हम कॉन्टिन्यूस पे जाएंगे, फिर हम परफेक्ट पे जाएंगे, फिर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे जाएंगे, तो इस तरह से चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती चलेंगी। अब दूसरा सेंटेंस आप खुद ट्राई कीजिए, क्या रहेगा कि क्या वह समय पर खाना नहीं खाता। तो सब्जेक्ट क्या है, वह क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो हम डू नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, डज। तो डज ही नॉट, डज ही नॉट सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब हमें हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्टिंग में लगा चुके हैं, अब हमें मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब क्या है, खाना मेन वर्ब है, मतलब खाना एक्शन के तौर पे, ये खाना नाउन है, ठीक है। खाता यहाँ पे क्या है, वर्ब है। तो डज ही नॉट ईट फूड, क्या वह खाना नहीं खाता। लेकिन हमने यहां बीच में बोला कि क्या वह समय पर खाना नहीं खाता, जो बाकी की बात बचती है वो हम इसके बाद लगा सकते हैं, डज ही नॉट ईट फूड ऑन टाइम, ठीक है। तो इसी तरह से इसको अगर कंबाइंड करोगे डज और नॉट को, तो आपको इसका लिखने या बोलने का तरीका, डजंट ही ईट फूड ऑन टाइम। तो इस तरह से हम अब ईट के साथ कोई ऐसे यस ही के होते हुए भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो ऐसे यस का काम हमने किसके साथ किया, डू के साथ, जो बन गया डजंट ही ईट फूड ऑन टाइम।
तो ये सब जो हमने अब तक पढ़ा ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी 4 तरह की फॉर्म्स, कि हम कैसे उसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हमारी बारी आती है कि हमने ये सीख लिया कि हम किस तरह से सेंटेंसेस को बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस का बनाना आपने सीखा, लेकिन उसका यूसेज क्या होगा वो हमें अब देखना है कि कहाँ कहाँ ये जो सेंटेंस है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ जनरल लाइफ में करते हैं। तो कुछ टेंसेज या सेंटेंसेस हैं आपके सामने, जो यूसेज हैं हम आपको बता रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको कि हम कहते हैं कि जो सच्चाई है, सार्वभौमिक सच्चाई है, यानी जो बात आज भी सच है पहले भी सच थी और वो किसी न किसी साइंटिफिक ट्रुथ के कारण ही वो यूनिवर्सल बनी थी। जैसे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सच्चाई है और ये सच्चाई ही रहेगी कि वो रिवॉल्व करती है, यानी हम किसी भी सेंस में हम इसे पास्ट में यूज़ नहीं कर सकते कि करती थी, वो आज भी करती है और करती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि मान लो रूटीन वर्क है किसी का, कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल जाता है, कोई अपने काम पे जाता है। जैसे ये सेंटेंस है, माई फादर गोज टू ऑफिस एट 10 AM, कि वो 10 बजे ऑफिस जाते हैं। आपके सामने गोज आ रहा है, गोज माई फादर सिंगुलर है तो आपने गो का क्या किया, गोज। जो लाइव मैचेस की कमेंट्रीज चल रही होती हैं, आपने पहले रेडियो भी सुने होंगे, अब आप अगर टीवी पे भी देखते हैं मैचेस, चाहे वो किसी भी चीज़ का मैच हो, किसी भी गेम का मैच हो, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जो भी। जैसे कि आप क्रिकेट देख रहे हैं तो क्रिकेट के अंदर आप बोलेंगे कि आपने कमेंट्री सुना होगा कि रोहित कट्स हार्ड एंड बॉल गोज टू द बाउंड्री। यहाँ कहीं पे भी पास्ट टेंस का यूज नहीं होता है जब लाइव कमेंट्री चल रही होती है। ये आपको समझ आ ही रहा होगा कि क्यों कट्स और क्यों गोज है, क्योंकि बॉल भी सिंगुलर है और रोहित भी सिंगुलर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है न्यूज़पेपर हेडलाइंस। अब न्यूज़पेपर हेडलाइंस, आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, जब भी आर्टिकल्स होते हैं जो उसका ऊपर का हेडलाइन रहेगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा है, पीस टॉक्स फेल, यानी कोई शांति वार्ता थी जो कि फेल हो गई, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। तो टॉक्स फेल, पीस टॉक्स का मतलब यहां अगर ये प्लूरल है तो फेल क्या हो जाएगा, प्लूरल रखने के लिए हमें एस का यूज नहीं करना है। प्लान्ड फ्यूचर क्या होता है कि जो चीज फिक्स है कि ऐसा होगा फ्यूचर में, तो हम वहां फ्यूचर यूज ना करके सिंपल प्रेजेंट भी यूज करते हैं। हालांकि फ्यूचर भी यूज करना गलत नहीं है, लेकिन उस केस में हम सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट भी यूज करते हैं, तो वो भी ठीक होता है। कि जैसे मिस्टर शर्मा रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर। अब इसकी हिंदी ये तो नहीं बनेगी कि वो 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट तो लाइफ में एक बार होगा ना, तो रिटायर होंगे, वो 31 दिसंबर को रिटायर होंगे, तो हम इसे इस सेंस में भी लिख सकते हैं कि रिटायर्स ऑन 31 दिसंबर। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करते हैं। किस तरह यूज करते हैं और किस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं वो हमने अब तक सीखा है। आई होप सबको आपको पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।